आप लोग ना चैट में बता दिया करिए, अगर यहाँ आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो चैट में बता दिया करिए, यस और नो लिख दिए बस। ओके बेटा, चलो हम लोग अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज समझो जरा जल्दी से कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हमारी जो है 11वीं और 12वीं की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स इसी में आता है, इसके अलावा इक्विलिब्रियम इसी में आता है, सॉल्यूशन चैप्टर जो 12th क्लास का है वो इसी में आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है। ये हमारे पास फिजिकल है। फिजिकल को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है केमिस्ट्री में, उसको हम किस में बोल देते हैं? फिजिकल में। दूसरा पोर्शन आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक, और तीसरा आता है हमारे पास ऑर्गेनिक। अब जरा कमाल की बात अच्छी तरह समझना जरा कि इनऑर्गेनिक में हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारे चैप्टर आते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक में हमारे पास आता है जो कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। जब हम जेई की बात करते हैं, जब हम जेई की बात करते हैं, क्योंकि जो लोग भी 11th पीसीएम से करते हैं तो उनका एक शुरुआत में सपना होता है कि मैं जेई क्वालिफाई करूं, ठीक। अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए तो जेई से ज्यादा या आईटी से ज्यादा प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का नहीं है, ठीक है। जितनी भी एनआईटीज हैं या फिर आईटीज हैं, उनसे ज्यादा प्लेसमेंट किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं होता। तो जेई के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी पड़ेगी कि इसके लिए ऑर्गेनिक आती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक आती है। उसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल, और उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर हम नीट में आ जाते हैं तो ये परसेंटेज चेंज है। यहां सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक आती है, दूसरे नंबर पे फिजिकल, तीसरे पे इनऑर्गेनिक, नीट में सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक आती है। तो जो बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं कभी कभी नीट वालों के और जेई वालों के साथ, तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि नीट वालों के लिए सिलेबस अलग है और जेई वालों के लिए अलग है। चैप्टर सेम रहता है लेकिन जो पैटर्न क्वेश्चन का रहता है वो अलग रहता है, ठीक। तो अगर हम लोग नीट और जेई का एक साथ बैच करते हैं तब हम लोग को जेई वालों को अलग से कुछ ना कुछ पढ़ाना पड़ेगा जरूर, ठीक। और अगर नीट वालों का अलग है तो उनको भी अलग से पढ़ानी पड़ेगी चीजें, क्योंकि उनकी इनऑर्गेनिक ज्यादा है। अब जरा समझते हैं कि हमारे पास जब भी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री को अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें बेसिक से कुछ नहीं आता तो सबसे पहले हम इसके लेवल्स बनाते हैं। लेवल फर्स्ट, उसके बाद लेवल सेकंड है, उसके बाद लेवल थर्ड है। जब तक हमें ये 3 लेवल्स क्लियर नहीं होंगे कभी भी चैप्टर स्टार्ट मत करना, ना किसी को करने देना। अगर ये 3 लेवल तुम लोग को नहीं आते हैं, तब मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है, कोई जूनियर है, उसको बताना कि लेवल 3 हमें आने चाहिए केमिस्ट्री में। अगर नहीं आते हैं वो, तो हम लोग को कभी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आ सकती। उसमें सबसे पहला जो लेवल है, लेवल फर्स्ट, इसमें हमारे पास आता है कि एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या होता है, ये हमारा होता है लेवल फर्स्ट। दूसरे लेवल में आता है हमारे पास कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तीसरे लेवल में अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शंस, और अब सारी चीजें। जब तक हमें ये 3 लेवल नहीं आते कभी भी चैप्टर स्टार्ट मत करना, ना किसी को करने देना। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है, बहन है, जूनियर है, तो उसको पहले ये कहना कि ये लेवल हम लोग को केमिस्ट्री करने से पहले करने पड़ेंगे, वरना केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हो सकता है हमें लगे कि समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे आकर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये
3 लेवल्स हम लोग को पास करने हैं। उसके बाद चौथा लेवल है वो चैप्टर जो कि हम लोग का चल रहा है। तो हम लोग के पास जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जरा एक चीज समझो। सबसे पहली चीज, बच्चों को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इतना स्टाइलिश एस कैसे बना हुआ है ये वाला। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैंने 7 साल का कैलीग्राफी का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, उसमें तकरीबन 6 महीने ये बता, जापान से किया हुआ, शाबाश, इसको पता है। ठीक है, तो जापान से मैंने कैलीग्राफी का कोर्स किया हुआ, उसमें 6 महीने सिर्फ यही सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ये बेचारा सीरियस हो गया लग रहा है। चलो, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है, याद रखना क्या होता है। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि हम मैटर किसे कहते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास आता है मैटर किसे कहते हैं। अब जरा एक चीज समझो, यूनिक फीचर जिससे कि इंटरेस्ट आसानी से निकलता है, क्योंकि तुम में से जो लोग आए होंगे, क्योंकि तुम लोग शुरू में आए हो, ठीक है, तो तुम लोग का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कंपटीशन है। तुम लोग का 11th क्लास और 12th क्लास उतना ज्यादा फोकस नहीं है, सच सच बता दो, ऐसे ही है या 11th में तुम लोग दोनों चीजें हैं। अच्छा, जो बच्चा कंपटीशन को अच्छी तरह फोकस कर रहा है उस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी परसेंटेज कम रह जाए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आंसर को 2 लाइन में लिख देते हैं, उनका जरूर खराब होगा, लेकिन हम लोग डेरिवेशन भी करवाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, और कॉन्सेप्ट जो नीट और जेई के नहीं चाहिए वो भी करवाएंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां लिखा करो कि हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है। चैप्टर हमने लिख दिया, टॉपिक लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट इसका, मतलब जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी चीजें हैं। फिर हम देखते हैं जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हम यूनिक फीचर डालेंगे अपनी कॉपी में, और इस एक टॉपिक से, इस एक चीज से हमारे लिए अगले 2-4 महीने बाद कितनी आसानी होगी ये हमें बाद में पता चलेगा। जब हमें पहले ही पता चल जाएगा ना कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, तो रिवीजन कितना आसान होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में कौन कौन सी चीज आती हैं तो आसान हो जाएगा रिवाइज करना। और यहाँ जब कंपटीशन के लेवल की हमारे पास चीजें होंगी तो कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। सबसे पहला होता है फिजिकली और दूसरा होता है केमिकली। अगर बात केमिकली की करी जाती है, अगर बात केमिकली की करी जाती है तो केमिकली मैटर हमारे पास 2 तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर। ठीक, केमिकली हमारे पास जो मैटर है वो कितने तरीके का होता है, प्योर और इम्प्योर। अगर हम प्योर की बात करते हैं तो पहली चीज हमारे पास जो आती है उसको हम बोलते हैं एटम। दूसरी चीज जो आती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तीसरी चीज जो आती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और चौथी चीज जो आती है उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड। अभी हम देखेंगे इनमें सब में फर्क क्या रहता है। इम्प्योर में हमारे पास सॉल्यूशन रहता है और दूसरे नंबर पे रहता है हमारे पास मिक्सचर। फिजिकली की बात करी जाए तो पहला हमारे पास सॉलिड हो जाएगा, दूसरा हमारे पास लिक्विड हो जाएगा, और तीसरा हो जाता है हमारे पास गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस हमारे पास फिजिकल हो जाता है, क्लासिफिकेशन ये होता है। समझ में आई बात। बाकी दो की बात 11th क्लास में नहीं होती, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा होता है, प्लाज्मा और बीईसी, वो यहाँ नहीं बात करनी, बल्कि हमें इनमें से भी किसी की नहीं करनी, हमें यहाँ सॉल्यूशन और मिक्सचर की बात करनी होती है। ठीक, लिखो उसको बहुत तेजी से, ये चीज याद रखना। ठीक है, और नोट्स अच्छे होने चाहिए ताकि बाद में रिवीजन हम लोग आसानी से कर सकें। टॉपिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के पास, मतलब सब्जेक्टिव हमारे टॉपिक्स कौन से हैं कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम्स में आए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास एटम्स। एटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not
एग्जिस्ट फ्रीली। वो सबसे छोटा पार्टिकल, पहले समझ लो बेटा, उसके बाद लिखना आराम से। वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा हमें पता नहीं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोल देते हैं एटम। एग्जाम्पल होता है इसका, मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, हीलियम है। जब सिंगल पार्टिकल होता है अकेला, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहां चल रहे हैं जरा समझो। अभी हम चल रहे हैं लेवल फर्स्ट पे आ गए, एटम हमने समझा। ठीक, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये चीज डाल्टन्स ने कही थी, लेकिन हम बाद में ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में उसको डिवाइड किया जा सकता था। तो यहां हमने उसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो अकेला मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेला मौजूद होगा या नहीं होगा हम कह नहीं सकते। दूसरी चीज आती है हमारे पास, पहले समझ लो बेटा, उसके बाद लिखना आराम से। दूसरी चीज आती है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहते हैं व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनाते हैं वो? मॉलिक्यूल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, O2 Cl2 H2 O3 S8 C4 P4 HE नहीं होता 2, याद रखना। ये हम लोग जब हमारा चौथा चैप्टर आएगा तो हमें पता चलेगा कि He2 क्यों नहीं होता। तो याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं पाया जाता, सिंगल ही पाया जाता है। समझ में आई बात अच्छी था? अब जरा समझते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम, मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा सुकून में होते हैं एज कंपेयर टू क्या? एटम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करी जाए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करी जाए, तो हमारे पास O3 होगा, फिर O2 होगा, और फिर ये होगा, इसको हम मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। समझ में आती है बात अच्छी था? अच्छा, स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास हाइड्रोजन हो जाता है, याद रखना। इसको सिंपलेस्ट एटम भी बोल देते हैं। समझ में आई बात अच्छी था? पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले लिखो इसको जल्दी से। जेई का क्वेश्चन तो इसमें इतने से आसान से भी दे देता है, ऐसा नहीं है कि जेई जो है वो आसमान की चीजें देता है, ये बात याद रखना। अभी इस साल का पेपर देखोगे तुम लोग कहोगे यार ये क्वेश्चन आए, एक चैप्टर पढ़ा दूंगा तुम लोगों को मैं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो तुम लोग कहोगे कि जेई के लेवल के नहीं है, जबकि आए हैं। ठीक है, ये है लार्जेस्ट एटम, लार्जेस्ट एटम। आंसर बता दो जरा जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट एटम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। नहीं बता पा रहे इसीलिए जेई में आया। समझ में आई बात? जो बच्चों को नहीं पता रहता वो ही आता है जेई में। ठीक, इसका मतलब हमें वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आती हैं। आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंशियम। ठीक, लिखो पहले इसको जल्दी से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब जरा देखो, अभी हम लोग ने दो चीजें पढ़ी, तीसरी चीज आती है। यहां हमने मॉलिक्यूल पढ़ा है, एटम पढ़ा है, तीसरी चीज आती है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोल देते हैं?
एलिमेंट बोल देते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। अब जरा बेसिक डेफिनेशन इन तीनों की समझ लीजिए कि एटम जो होते हैं वो पार्टिकल हैं। हाइड्रोजन है एक एटम, हाइड्रोजन है एक एटम, कार्बन है एक एटम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है एक एटम। अकेला जो पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? एटम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो मिल गए, ये मॉलिक्यूल बना दिया। ये मॉलिक्यूल है, ये सारे क्या हैं? एटम्स हैं। अगर ये करोड़ों अरबों की तादाद में एक पूरा सब्सटेंस बना देंगे, हाइड्रोजन 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 सब हाइड्रोजन है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? ये एलिमेंट बन जाएगा। ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, लेकिन ये सिंगल पार्टिकल है, अकेला। ये दो से मिलकर बना पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में आई बात अच्छी तरह? कोई दिक्कत? एलिमेंट हमारे पास उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनेगा। फर्क समझ में आ गया तीनों चीजों में? लेवल फर्स्ट पे आते जा रहे हैं, बस लास्ट स्टेज बची है उसकी। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा समझो। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 118 हैं, और वो पूरे हमारे इस तरीके की पीरियोडिक टेबल में रहते हैं। इसमें ये पोर्शन को हम एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं एफ। यहां से क्वेश्चन पिछले नीट में और जेई में तीनों में 5-5 क्वेश्चन आए हैं। तीनों में 5 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अब वो या तो एस ब्लॉक से हैं, या डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, लेकिन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। लेकिन सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल को समझने से हमें 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी ट्रिक भी देखेंगे, कैसे इसको याद कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजें आएंगी, कुछ चीजें आज समझ में नहीं आ पाए हो सकता है, क्योंकि वो अगले क्लास में आएंगी। ठीक है, मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा सब। समझ में आ गया इतना? अच्छी था, लिखो जल्दी बहुत तेज से। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी जरा देखो, लेवल फर्स्ट से हम लोग कहाँ पीछे हैं? बस हम कंपाउंड रह गया बस लेवल फर्स्ट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। एटम्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। अब कंपाउंड आता है। कंपाउंड को मैं यही बता देता हूं तुम लोगों को, क्योंकि उसको अलग से हम लोग 11th क्लास में कंपाउंड के बारे में ज्यादा नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक, सिर्फ हमें फर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सॉल्यूशन। ठीक, तो कंपाउंड कहते हैं व्हेन two or more elements combined in a fixed ratio। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, इनकी रेशियो होती है 1:8। अब चाहे हम समंदर का पानी ले लें, चाहे नाली का पानी ले लें, चाहे कहीं से भी पानी ले लें, अगर वो रेशियो ये होगी तो वो पानी है, वरना नहीं है। और पानी की रेशियो ये रहेगी H और O की। लिखो उसको जल्दी से। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब ज्यादा देखो, सचिन तेंदुलकर को जानते हो तुम लोग सब? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा। सिर्फ जैन तक याद रखना है, ये 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर हो गए। ठीक, कैसे करते हैं इसको याद, वो हमने देख लिया। सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास स्कैंडियम, दूसरा आता है हमारे पास टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर हो गए। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, याद रखना। मतलब ये सारे एलिमेंट्स यहां जाएंगे, सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 21 से लेकर 30 तक। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। लिखो जल्दी से इसको, 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, और उनको याद रखना इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 कहाँ चले गया, 27, 28, 29, 30। ओके बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और भी सारे एलिमेंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। अभी लेकिन जो चीजें हमें करनी है पहले वो करते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। अच्छा, पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें मुश्किल लगती हैं बच्चों को, मैं वो भी बताऊंगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में। पहले समझ लो जरा, जो इनिशियली हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद है बेटा, नहीं याद है? याद है, 16 किसका होता है? 16। 18 किसका होता है? बहुत अच्छी, शाबाश। चलो अब मैं लिखता हूं पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें दूसरे लेवल पे आने पे हमें क्या परेशानी आई है जरा समझो। पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूला ऑफ मास। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं अपने हमारा जो एटम होता है उसकी शक्ल होती है कुछ इस तरह की। सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें दौड़ रही होती हैं। पहली चीज होती है प्रोटॉन, और दूसरी चीज होती है हमारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास निगेटिव होते हैं। उसके बाद यहां होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास निगेटिव चार्ज होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द शेल। शेल्स में रिवॉल्व करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स कितने हैं एटम के अंदर, उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, समझ में आई बात? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो एटॉमिक मास आता है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। समझ में आती बात? अच्छी था, कोई दिक्कत किसी को? जब मैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम लिखा, तो ऊपर हमेशा एटॉमिक मास आएगा, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर आता है। तो एटॉमिक मास को लिखते हैं हम ऊपर, और एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं नीचे। लिखो जल्दी से। अब जरा देखिए,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहां हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहां हमने इसके एटॉमिक मास लिखे हैं, याद रखना ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और यहां हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं। एटॉमिक मास ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 12, 13। ठीक है, चलो अब जरा समझो जल्दी से, पहले इसको लिख लो। अच्छा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख लो। एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखना ये बात। चलिए अब जरा देखिए, अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, नाम है उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। कैसे निकालते हैं जरा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CO2। सी मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो याद रखिएगा, वी यूज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास का यूज करते हैं जब हमें क्या निकालना होता है? मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 लिख दिया पहले, प्लस का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 है, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस का 32। आंसर हो गया हमारे पास 44। कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाता है H2O2 का, सबसे पहले ये 2 है, इसका मास यहां से देखकर लिखा कितना है? 1, प्लस का साइन लगाया। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, 2 प्लस 32, आंसर हो गया 34। AMU इसका यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम सिर्फ यू लिख देते हैं। समझ में आती बात? यहां भी हम सिर्फ यू लिख देंगे। H2SO4, Al2O3, MgO, CaO, MgCl2। जल्दी से निकाल के दिखाइए बेटा सब लोग, मॉलिक्यूलर मास इनका। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ठीक है, H2SO4 हमारे पास कितना है मॉलिक्यूलर मास? 98। कितना आ रहा है? 102। 40 कितना है इसका? 56। बहुत अच्छे। 95। ठीक, समझ में आ गया कैसे करना होता है। अच्छी बात, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं, जरा एक क्वेश्चन लेते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन CO Mg+2 H2SO3 O2 CN-। हमें इसमें प्रोटॉन्स निकालने हैं, इन सब चीजों में प्रोटॉन्स। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश यूसुफ।
हो पा रहा है? देखो यहाँ प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ नंबर थे ना, तो वो एटॉमिक नंबर है, इसको लिख लेना अभी। अच्छा अब जरा देखो, लाओ देखो, कार्बन का यहाँ मास एटॉमिक नंबर 6 है, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ 8 है, दोनों को प्लस किया 14 आ गया। ठीक है, इसमें ये चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, जरा देखो जल्दी से। सबसे पहले वाले का आंसर आएगा हमारे पास, कार्बन का लिखा कितना, 6 प्लस 8, आंसर हो गया 14। इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 ही रहेगा। प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, याद रखना। चार्ज आने पर प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा ये, याद रखना, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं, Cn। ठीक है, इसका मास लगाया, इसका एटॉमिक नंबर 6 7, दोनों को ऐड किया आया 13। माइनस नहीं करेंगे ना, अभी बताया था। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होता, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा अब जरा समझो, क्वेश्चन आया हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं इसमें। आगे सबके आंसर, हम्म, 4 बने, कौन सा नहीं बन पाया, तो ये वाला। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर। याद रखना, यहां हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस लेकिन न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसके लिए है सिर्फ ये। ठीक है, अब जरा समझो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चार्ज है इसके ऊपर। निगेटिव का मतलब है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसका मतलब प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस का 1, आंसर हो गया 17। समझ में आई बात? नाइट्रोजन का किया हमने एटॉमिक नंबर कितना, 3 ऐड कर दिया, आंसर आ गया 10। सी का किया 6 प्लस 7 प्लस 1, कितना हो गया 14। ठीक है, यहां हम करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, इसका कितना है 16। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, या प्रोटॉन्स गिन सकते हैं, प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर देख लेंगे, एटॉमिक मास नहीं। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 इंटू, ठीक है, प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आएगा। ठीक है,
ये पूरे के ऊपर है, तो जो जब भी आंसर आएगा उसमें +2 कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर 22 आएगा। इसका कितना आ रहा है? 68। ठीक है, ऑनलाइन बेटा जल्दी से चेक करके बताइए आंसर आप लोगों को सही आ रहा है कि नहीं। 68 नहीं है इसका, कितना? 44। तुमने एटॉमिक मास लगा दिया होगा यहाँ कहीं एक जगह। 44 ऑक्सीजन का लग, हम मास ही पूछते हैं अब ले, मगर ये इसीलिए तो मैंने दिया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जेई में अलग क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन करो बेटा ये सारे। हाँ, अगर माइनस का सिंबल है तो प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, और अगर पॉजिटिव है तो गया इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं, निगेटिव को हम बोलते हैं एनाइन। चार्ज को हम आइंस बोल देते हैं। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। अरूप ने सबसे पहले बताया, खुर्शीद, अरूप खुर्शीद ने।
पहले वाले का आंसर जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, शाबाश, 0 आ गया इसका आंसर। इसका बहुत सही, शाबाश। ठीक, इसके बताओ। देखो, AlCl3, सबसे पहले इसका लिखा 27, प्लस का साइन लगाएंगे 35.5, 35.5, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 2। हाँ 133 आएगा, तुम वहां कहाँ पहुंच गया। 133.5। मले आंसर बताओ जल्दी से। 84, ठीक। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 है। इसका कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। ठीक है, इसका 84, समझ में आ गया सबका, है ना आंसर ये। ठीक है, तुम पहले वो देख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में तुम लोग भी मतलब सब बराबर हो जाएगा, कि कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा देखो, सॉल्यूशन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास है यहां शुगर। ये जो शुगर होगी उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट, और ये जो वाटर होगा हमारे पास, इसको बोल देते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is called concentration. Amount of solute in fixed amount of solvent is called concentration. Concentration कैसे कहते हैं, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है इस पानी में, उसी को बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब वो गाढ़ा H2SO4 है, मतलब उसमें एसिड ज्यादा है। कंसंट्रेशन का उल्टा होता है डाइल्यूट। ठीक, डाइल्यूशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट
इज डाइल्यूशन। समझ में आती बात? तो कंसंट्रेशन को, ये आता है हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड बाय। एक्चुअली में ये डेमो क्लास है, ठीक है, डेमो क्लास चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड मुझे तेज करनी पड़ी है ताकि तुम लोगों को जब तुम लोग घर पे जाके पढ़ो तो कुछ समझ में आए, ठीक, इसलिए तेज स्पीड रखनी पड़ी है, वरना हम लोग थोड़ा सा इससे स्लो पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी हमारे पास टाइम है काफी, बहुत सही टाइम पे आए हो तुम लोग, ठीक है। तो अभी तेज स्पीड इसलिए ताकि तुम लोग को ये पता चले कि हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ा है आज, ताकि रिवाइज करने में तुम लोग को आसानी हो जाए, ठीक है। हम लोग वैसे बेसिकली जब हम लोग के वेकेशन से एक हफ्ते की लीव्स हैं, तुम लोग को पता होगा, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे तब स्टार्ट करेंगे सही से, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन को हम किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड होता है मास परसेंटेज, दूसरा होता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा होता है हमारे पास वेट परसेंटेज, चौथा होता है हमारे पास मास पर वॉल्यूम, पांचवा होता है हमारे पास पीपीएम। अब जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आता है मोल फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है हमारे पास मोलेरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। लिख लो उसको। पीपीएम क्या है? बहुत अच्छे बेटा, किसने पूछा है? रूप ने, बहुत अच्छे। देखो, पीपीएम कहते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन को, पार्ट्स पर मिलियन। कभी कभी क्या होता है कि हमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में डालना होता है, मान लीजिए हम लोग के पास टैंक है, पूरा टैंक है पानी का, उसमें थोड़ा सा केमिकल डालना है, तो उसके लिए हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? सारी चीज आएंगी अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें, फिक्र मत करिए। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो, डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ठीक है। आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, फिर 5 दिन का फ्री डेमो, एक दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन, जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको खासकर,
कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये अब -5000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।